एप 91। इस समय पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें विहान और अभय गुप्ता पर टिकी थीं। अभय गुप्ता का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और उसका पूरा मुंह टेढ़ा था। उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। वे अब भी मिलेनियम होटल में थे। क्या वह यहां तमाशा करके मौत को दावत नहीं दे रहा था? इतना ही नहीं, सभी जानते थे कि इस नीलामी के पीछे का परिवार रिवर सिटी में एक पूजनीय अस्तित्व था। क्या यह बच्चा वास्तव में परिणामों से नहीं डरता था? अंजलि और अन्य लोग स्तब्ध थे। उन्होंने अपने मुंह को अपने हाथों से ढक लिया, इस डर से कि वे सदमे से अचानक चीख न पड़ें। पागल! यह आदमी पूरी तरह से पागल था। उन्होंने अपने भाग्य को धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपना मुंह बंद रखने का फैसला किया, अन्यथा उनका अंत अभय गुप्ता जैसा होता। यह आदमी बहुत क्रूर था। कुछ ही देर बाद होटल के सुरक्षाकर्मियों ने शोर सुना और जल्दी से वहां पहुंचे। उनमें से कुल 11 लोग थे और उनमें से कुछ प्राचीन मार्शल आर्ट के अभ्यासी थे। हालांकि उनकी साधना का क्षेत्र उच्च नहीं था। रुको, यंग मास्टर गुप्ता से दूर हो जाओ और अपने हाथों को अपने सिर के पीछे करके नीचे बैठ जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। एक सुरक्षा गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की। विहान ने जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई। उसकी नजर अभी भी अभय गुप्ता पर थी और वह मुस्कुराया। क्या तुम अभी भी आश्वस्त हो? अभय गुप्ता ने अपना सिर जोर से हिलाया। हालांकि पिटाई से उसकी चेतना अभी भी भ्रमित थी, लेकिन उसके पास दया की भीख मांगने के लिए दिमाग की उपस्थिति थी। मैं गलत था। मुझे ये शब्द नहीं कहने चाहिए थे। मुझे माफ कर दो। वह घबरा रहा था। उसे पहले कभी इस तरह पीटा नहीं गया था। एक पल के लिए उसे यह भी लगा कि दूसरा पक्ष उसे वहां मौजूद सभी लोगों के सामने मार डालेगा। विहान इस तरह की बकवास के कारण अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। वह खड़ा हुआ और अभय गुप्ता को छोड़ दिया। उसने टेबल से एक गीला टिश्यू लिया और उससे अपने हाथों को धीरे से पोंछा। बच्चे, क्या तुमने मेरी बात सुनी? हमने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। अपने हाथों को अपने सिर के पीछे करके बैठ जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। सुरक्षा गार्ड ने अपनी बात दोहराई। गार्ड को मामले की गंभीरता का एहसास था। आखिरकार गुप्ता परिवार के यंग मास्टर को उनके मिलेनियम होटल के अंदर पीटा गया था। उनके होटल को भी उनके क्रोध से नहीं बख्शा जाएगा। विहान ने रेड वाइन का एक गिलास उठाया और सोफे पर वापस चला गया। उनकी ओर पीठ करके उसने अपने पैरों को क्रॉस किया और धीरे से वाइन ग्लास घुमाया। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहां मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। उन सभी के मन में अपने अपने अनुमान थे कि विहान इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। उनका मानना था कि वह या तो भाग जाएगा, आत्मसमर्पण कर देगा, या शायद खेद व्यक्त करेगा। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह बच्चा अभी भी शांति से बैठकर शराब पीने के मूड में होगा। लानत है! क्या यह बच्चा बेवकूफ था? क्या इस बच्चे की कोई अछूत पृष्ठभूमि थी? अंजलि गहरी सोच में पड़ गई। उसे अस्पष्ट रूप से याद आया कि आयुषी ने उस आदमी को मिस्टर मल्होत्रा कहा था। हालांकि रिवर सिटी में मल्होत्रा परिवार नहीं था। यहां तक कि मल्होत्रा उपनाम वाले कोई अमीर व्यक्ति भी नहीं थे। 5 साल पहले जब से मल्होत्रा परिवार नष्ट हुआ है, तब से रिवर सिटी के सभी लोग मल्होत्रा परिवार के नाम से सावधान हो गए हैं। मल्होत्रा उपनाम वाले कुछ लोगों ने तो रिवर सिटी छोड़कर कहीं और अवसर तलाशने का फैसला किया है। अंजलि का शरीर डर से कांप उठा। वह आयुषी के पास गई और धीरे से बोली, आयुषी, ये आदमी कौन है? क्या वह गुप्ता परिवार को भड़काकर मौत को दावत नहीं दे रहा है? उसने आपकी सलाह क्यों नहीं मानी? क्या वह दूसरे शहर से है? आयुषी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे नहीं पता था कि इस स्थिति से कैसे निपटना है। उसका पहला विकल्प अपने दादा को कॉल करना था, लेकिन उनकी कॉल नहीं लगी। ऐसे में उसके पास अपने पिता को कॉल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पिताजी, कुछ हुआ है। मिस्टर मल्होत्रा ने मिलेनियम होटल में अभय गुप्ता को पीटा है। क्या आप मिस्टर मल्होत्रा को इस स्थिति से निपटने में मदद कर सकते हैं? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, एक ठंडी आवाज ने जवाब दिया,
वह विहान मल्होत्रा जिसका पिताजी ने जिक्र किया था। आयुषी, मेहता परिवार पहले से ही दयनीय स्थिति में है। हम अभी भी अन्य मामलों की परवाह कैसे कर सकते हैं? याद रखें, इसमें शामिल न हों और मेहता परिवार के लिए और दुश्मन न बनाएं। कॉल समाप्त हो गई। आयुषी ने अपने होंठ काटे। उसकी आंखें अपराधबोध से भरी हुई थीं। उसका मेहता परिवार विहान की मदद नहीं कर सका। अंजलि ने बातचीत के कुछ अंश समझ लिए। उसने असहाय होकर विहान को देखा और बुदबुदाया। मेहता परिवार ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। गुप्ता परिवार के क्रोध के कारण उसकी मौत दुखद होगी, फिर भी वह अभी भी शराब पीने के मूड में है। अफसोस। थोड़ी देर बाद भीड़ के पीछे शोर सुनाई देने लगा। विहान को घेरने वाले सुरक्षा बलों ने 30 साल के एक आदमी को रास्ता दिया। वह आदमी सूट पहने हुए था और सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए था। उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था और उसकी आंखों में गर्व की झलक थी। अंजलि का दिल धड़क उठा जब उसने इस आदमी को देखा। हिमेश शास्त्री, मिलेनियम होटल के बड़े मालिक हिमेश शास्त्री भी यहां थे। आपको यह जानना चाहिए कि इन प्रमुख होटलों के नेताओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनके पीछे की ताकतें बेहद शक्तिशाली थीं। शास्त्री परिवार गुप्ता परिवार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि उनके रिवर सिटी में भूमिगत संगठनों से संबंध थे। हिमेश शास्त्री ने इतनी कम उम्र में ही पारिवारिक व्यवसाय संभाल लिया था, इसलिए कोई कल्पना कर सकता है कि वह कितना उत्कृष्ट था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभय गुप्ता की मां शास्त्री परिवार से थी। अगर कोई पारिवारिक रिश्तों को देखे तो हिमेश शास्त्री अभय गुप्ता का चचेरा भाई था। यह खत्म हो गया, यह सब खत्म हो गया। अंजलि ही ऐसा सोचने वाली अकेली व्यक्ति नहीं थी। आयुषी और वहां मौजूद सभी लोगों ने भी ऐसा ही सोचा। उन्होंने विहान को सहानुभूति से देखा। हिमेश ने अपनी जेबों में हाथ डाला और बर्फीले स्वर में कहा, क्या हुआ? प्रेसिडेंट शास्त्री, यंग मास्टर गुप्ता, वह एक सुरक्षा गार्ड ने झिझकते हुए समझाया। हिमेश की नजर तुरंत अभय पर पड़ी, जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। मेरे मिलेनियम होटल में गुप्ता परिवार के किसी सदस्य पर हाथ उठाने की हिम्मत कौन कर सकता है? उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अभय को खड़ा किया। उसने चिंता से पूछा, अभय, तुम्हारे साथ यह किसने किया? हिमेश की गुस्से से भरी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अभय गुप्ता को ऐसा लग रहा था जैसे उसे जीवन रक्षक तिनका मिल गया हो। उसने जल्दी से विहान की ओर इशारा किया, जिसकी पीठ उनकी ओर थी, और कांपती हुई आवाज में कहा, भाई हिमेश, उसे मारने में मेरी मदद करो। मैं उसे मरवाना चाहता हूं। उसने मेरा मुंह नष्ट कर दिया है। उसका मुंह फाड़ दो। मैं चाहता हूं कि उसके साथ उसके पूरे परिवार को दफनाया जाए। अभय गुप्ता के सारे दांत टूट चुके थे, इसलिए उसकी बातें दबी हुई थीं। फिर भी हिमेश ने उसे साफ सुना। हिमेश ने अभय को एक सुरक्षा गार्ड को सौंप दिया और गार्ड को निर्देश दिया, उसे अस्पताल ले जाओ। यह मामला मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही सुरक्षा गार्ड अभय को ले जाने वाला था, उसे धक्का देकर दूर कर दिया गया। मुझे मत छुओ। अभय ने विहान को देखा, जो कुछ ही दूरी पर था, एक उदास भाव के साथ। वह इस आदमी को अपनी आंखों से मरते हुए देखना चाहता था। वह कहीं नहीं जा रहा था। हिमेश अपनी जेबों में हाथ डाले विहान की ओर चला गया। वह देखना चाहता था कि कौन सा अंधा मूर्ख उसके इलाके में उसके चचेरे भाई को छूने की हिम्मत करता है। आयुषी ने अपने होठों को इतनी जोर से काटा कि उनमें से खून बहने लगा। स्थिति उसकी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर थी। वह पूरे समय अपने दादा को फोन करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार कॉल लग गई। लाइन के दूसरे छोर से एक थकी हुई आवाज सुनाई दे रही थी और आयुषी ने जल्दी से उन्हें होटल की स्थिति के बारे में बताया। उसके दादा की प्रतिक्रिया उसके पिता की प्रतिक्रिया से बिल्कुल अलग थी। उसके दादा ने दृढ़ता से कहा, हर कीमत पर मिस्टर मल्होत्रा की रक्षा करो। फोन हिमेश शास्त्री को दो। यह सुनकर आयुषी बहुत खुश हुई। उसने जल्दी से हिमेश का रास्ता रोका और फोन आगे बढ़ाते हुए कहा,
तुम मेहता परिवार के किसी मेहमान को नहीं छू सकते? मेरे दादाजी लाइन पर हैं। हिमेश ने आयुषी की ओर देखा और ठंडी सांस ली। उसने फोन को दूर फेंक दिया। तुम अपने आप को क्या समझती हो? मुझे यह भी नहीं पता कि तुम्हारा मेहता परिवार अब से कुछ दिनों बाद भी मौजूद रहेगा या नहीं। अगर वीरेंद्र मेहता मेरे सामने भी होता तो भी मैं उसे दफा हो जाने के लिए कहता। इस समय तक हिमेश पहले से ही विहान के सामने था। वह उसकी ओर मुड़ा और ठंडे स्वर में बोला, तुम। उसके शब्द अचानक ही रुक गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका गला बेरहमी से दबा दिया हो। वह अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें भय से भर गईं, मानो उन्होंने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। वह अपने सामने खड़े आदमी को जानता था। ईप 92 कोई नहीं समझ सकता था कि इस समय हिमेश के दिल में किस तरह की तूफानी लहरें उठ रही थीं। उसने अपने सामने खड़े आदमी को घूरा और उसका शरीर कांपने लगा। यह आदमी वही शैतान था। हिमेश उस समय ग्रैंड ड्रैगन लेक होटल में भोज में गया था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे इस शैतान ने राठौड़ परिवार के सभी अंगरक्षकों को अपंग बना दिया था। उसने विशाल राठौड़ को तब तक थप्पड़ मारते देखा था जब तक कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। हालांकि उसके दिल में आतंक की लहरों के पीछे यही कारण नहीं था। इस शैतान ने राठौड़ परिवार के मुखिया समर्थ राठौड़ को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। यह वही अदम्य समर्थ राठौड़ था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। उस दृश्य ने उसे कई बुरे सपने दिखाए थे। रिवर सिटी में राठौड़ परिवार की नींव, गुप्ता परिवार और यहां तक कि उसके अपने शास्त्री परिवार से भी कहीं ज्यादा मजबूत थी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि राठौड़ परिवार में एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर था। ऐसा कहा जा रहा है कि उस दिन ग्रैंड ड्रैगन लेक होटल में जो हुआ वह नहीं था जिसका उसे वास्तव में डर था। घटना के बाद जो हुआ उससे उसके दिल में डर बैठ गया। उसने शुरू में सोचा था कि राठौड़ परिवार के क्रोध से विहान की मौत हो जाएगी। हालांकि ठीक इसके विपरीत हुआ। समर्थ राठौड़ और विशाल राठौड़ मृत पाए गए। रिवर सिटी के ये दो प्रमुख व्यक्ति एक रात भी नहीं टिके। वे ऐसे ही मर गए। हथियारों के तरीके बेहद क्रूर थे और अब तक अपराधी पकड़ा या पहचाना नहीं जा सका था। इससे रिवर सिटी का पूरा इलाका मौत के साए में डूब गया। दूसरे लोग शायद न जानते हों कि अपराधी कौन था, लेकिन हिमेश शास्त्री को यकीन था कि यह विहान ही था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने विहान के होटल से बाहर निकलने पर उसकी हत्या करने की मंशा को भांप लिया था। यह शैतान राठौड़ परिवार से भी नहीं डरता था, तो उसकी तुलना में उसका अपना शास्त्री परिवार क्या था? हिमेश ने गहरी सांस ली। यह पहली बार था जब उसे सच्चा डर महसूस हुआ। जल्द ही उसने देखा कि सोफे पर शराब का गिलास हाथ में लिए युवक ने अपना सिर उठाया। दूसरे पक्ष की उदासीन निगाह उस पर पड़ी और उसे लगा जैसे वह मौत के देवता के सामने खड़ा है। वह घबरा गया। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें दिखाई दीं और उसकी शर्ट और सूट भी पसीने से भीग गए। अभय गुप्ता ने देखा कि हिमेश ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए वह जल्दी से उसके पास गया और उसे याद दिलाया, भाई हिमेश, तुम इतने चकित क्यों हो? जल्दी से उसे मारने में मेरी मदद करो। पाह! हिमेश अपने होश में आया और अभय को थप्पड़ मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। इस समय हर कोई अचंभित था। आखिर क्या हो रहा था? क्या हिमेश शास्त्री ने गलत व्यक्ति को मारा? अभय का दिमाग भी खाली हो गया। जब उसे आखिरकार होश आया तो उसने पूछा, भाई हिमेश, तुमने मुझे क्यों मारा? आज मैं जिसे पीट रहा हूं वह तुम हो, तुम अंधे मूर्ख। हिमेश शास्त्री पागलों की तरह दहाड़ने लगा। जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी और विहान की ओर मुड़ा। ऐसा करते हुए उसने थोड़ा झुककर देखा। उसने सम्मानपूर्वक पूछा, मिस्टर मलिक, आप यहां क्यों आए हैं? धमाका! हॉल में अजीब तरह से सन्नाटा छा गया। उन्होंने घमंडी हिमेश शास्त्री को इस तरह किसी की चापलूसी करते कब देखा था? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे पक्ष ने उसके चचेरे भाई को उसके होटल के अंदर पीटा था। सभी की नजरें सोफे पर बैठे युवक पर टिकी थीं। वे बहुत स्पष्ट थे कि इस व्यक्ति की पहचान निश्चित रूप से असाधारण थी।
हिमेश शास्त्री ने अन्यथा इतना सतर्क रवैया नहीं अपनाया होता। दूर से अंजलि का नाजुक शरीर थोड़ा कांप रहा था और उसकी खूबसूरत आंखें भ्रम, आश्चर्य और भय से भरी हुई थीं। आखिर यह मिस्टर मल्होत्रा कौन था? यहां तक कि अनियंत्रित हिमेश शास्त्री भी मुस्कुराहट के साथ उनका अभिवादन करने के लिए मजबूर हो गया। इससे पहले कि वह अपने होश में आ पाती, हिमेश शास्त्री ने अभय गुप्ता को, जो अभी भी अचंभित था, घसीटा और चिल्लाया, अंधे मूर्ख, जल्दी करो और मिस्टर मल्होत्रा से माफी मांगो, अन्यथा तुम्हारा गुप्ता परिवार खत्म हो जाएगा। हिमेश ने गुप्ता परिवार को बचाने के लिए यह सब किया था। उसे यकीन था कि अगर अभय ने आज माफी नहीं मांगी तो गुप्ता परिवार कल सुबह तक जीवित नहीं रहेगा। अभय गुप्ता की आंखें चौड़ी हो गईं और वह हैरानी से हिमेश शास्त्री को घूरने लगा। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसने हिमेश की आंखों में डर देखा। ऐसा कुछ उसने अपने चचेरे भाई में पहले कभी नहीं देखा था। बिना किसी हिचकिचाहट के अभय गुप्ता ने जल्दी से विहान के सामने घुटने टेक दिए और कांपती आवाज में कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे माफ कर दो। हिमेश शास्त्री ने राहत की सांस ली और जल्दी से अपनी जेब से एक काला कार्ड निकाला। उसने विहान को प्रस्ताव दिया और माफी मांगते हुए मुस्कुराया। मिस्टर मल्होत्रा, मेरा यह चचेरा भाई बहुत अंधा है। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं उसे और भी सख्ती से अनुशासित करूंगा। मुझे वाकई उस पर नजर रखनी चाहिए थी। हमने इस बार मिस्टर मल्होत्रा के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। यहां से चले जाओ, विहान ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उन दो शब्दों को सुनकर कोई भी यह महसूस किए बिना नहीं रह सकता था कि सोफे पर बैठा युवक सभी चीजों से ऊपर खड़ा था, राजसी और अप्राप्य। हालांकि विहान को नहीं पता था कि दूसरा पक्ष उससे क्यों डरता था, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह ध्यान का केंद्र नहीं बनना चाहता था। वास्तव में उसे इस भावना से भी नफरत थी। हां, हिमेश ने अभय को कमरे से बाहर निकाला और सुरक्षा गार्डों और वेटरों को व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया। स्थिति का निष्कर्ष बस ऐसे ही निकाला गया। सौभाग्य से हॉल में बहुत से लोग नहीं थे, अन्यथा स्थिति को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता। उसके बाद हॉल में एक अजीब दृश्य सामने आया। विहान के सोफे के 10 मीटर के दायरे में किसी ने बैठने या खड़े होने की हिम्मत नहीं की। उस जगह पर केवल 2 लोग, विहान और आयुषी, थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके और बाकी सभी के बीच एक अदृश्य अवरोध था। मिस्टर मल्होत्रा, आप... आयुषी को आखिरकार एहसास हुआ कि विहान कितना डरावना था। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे यकीन था कि मेहता परिवार की विकट स्थिति को उसके सामने बैठे युवक द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। हालांकि क्या उसके पास मेहता परिवार की मदद करने का कोई कारण था? कुछ ही देर बाद अंजलि ने हिम्मत जुटाई और आयुषी के बगल में बैठने का फैसला किया। उसने अपने निचले होंठ को काटा और विहान की ओर देखा, जो उसके सामने था, और कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे खेद है कि मैंने आपको पहले नाराज किया। कृपया मेरी माफी स्वीकार करें। उसका शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका, जिससे उसके आकर्षक शरीर के संकेत दिखाई देने लगे। हालांकि विहान ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वास्तव में उसका उसे जवाब देने का कोई इरादा भी नहीं था। अंजलि के चेहरे पर भाव खराब हो गए। हालांकि वह गुस्से में थी, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। यह लड़का एक गर्म खून वाला आदमी था, लेकिन उसे उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी क्यों नहीं थी? क्या वह पर्याप्त आकर्षक नहीं थी, या क्या इस आदमी को महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी? यह बाद वाला होना ही था। उसकी शक्ल रिवर सिटी में शीर्ष 10 में शुमार की जा सकती थी। कौन आदमी उसकी खूबसूरती से प्रभावित नहीं होगा? जबकि अंजलि क्रोधित महसूस कर रही थी। एक सुंदर आकृति तेजी से आगे बढ़ी। नवागंतुक की सुंदर आकृति को देखकर अंजलि दंग रह गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरी पार्टी शक्ल, फिगर और स्वभाव के मामले में उससे कहीं बेहतर थी। नवागंतुक के चेहरे पर एक ठंडी और घमंडी आभा थी, जैसे कि एक बेदाग सर्दियों का बेर। अंजलि को अचानक खुद पर थोड़ी शर्म महसूस हुई। रिवर सिटी में इतना सुंदर व्यक्ति कैसे हो सकता है? सुंदर महिला सीधे विहान के पास गई और धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया। विहान,
तुम यहां क्या कर रहे हो? विहान ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने अच्छी तरह से तैयार युवती को देखा। ये जिया चौहान थी। उसकी निगाहें आश्चर्य और सवालों से भरी थीं। कोई हत्या करने का इरादा मौजूद नहीं था, केवल सौम्यता थी। मैं सोच रही थी कि तुम कहां भाग गए। आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने तुम्हें नहीं देखा। जब जिया चौहान ने अभी होटल में प्रवेश किया तो उसने तुरंत विहान को देखा और उसका मूड खुश हो गया। उसने उसके बगल में बैठना चुना। उसने विहान के कंधे पर हाथ रखा और सहजता से कहा, हम्फ, मुझे कुछ पैसे कमाने का तरीका खोजना होगा। क्या तुम मेरे शुगर डैडी नहीं हो? मुझे यहां से निमंत्रण मिला और मैंने आने का फैसला किया और देखा कि क्या मैं कुछ कर सकती हूं। तुम्हारा क्या? तुम यहां क्यों हो? मुझे मत बताओ कि तुम यहां नीलामी में भाग लेने के लिए आए हो, तुम्हारे पास जो थोड़ा पैसा है। विहान की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें निराश करने के लिए खेद है, लेकिन मैं वास्तव में नीलामी में भाग लेने के लिए यहां हूं।